जब भी आप रेडियो चस्का ट्यून इन करते हैं तब हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं और आज चस्का मंत्रा में हमारे साथ हैं मिस्टर आलोक कुमार रंजन, डायरेक्टर हैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली से आए हैं सर। और इस टाइम पर सब जानते हैं जो लोग लॉ कर रहे हैं या लॉ कर चुके हैं, एलएलबी कर चुके हैं, उनको पता है कि एमपी का जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, जुडिशरी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो लोग एलएलबी में एडमिशन लेते हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक होप होती है कि कभी ना कभी वो जुडिशरी का भी एग्जाम देंगे। सो उन सबके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 40095595 पर। इस वक्त हमारे साथ मिस्टर आलोक कुमार रंजन है। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी रेडियो चस्का 95 FM पर। सर, कई सारे सवाल हमारे मन में हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई सारे लोग नहीं आते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो पढ़ाना चाहते हैं या जो लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो आपने ये कब शुरू किया और आपके मन में कैसे आया कि नहीं अब पढ़ाना चाहिए? सामाजिक उद्देश्य का भी ये एक हमारे मन में हमेशा चलता रहा, जिसके कारण मैंने ये ऑप्ट किया कि शायद मैं बच्चों के कैरियर को बनाने में कुछ मदद कर पाऊं, तो ये बहुत बड़ी भूमिका होगी समाज के सृजन में और खास करके यूथ को प्रेरित करने में। उनको सही कैसे पढ़ाया जाए, सही कैसे बताया जाए। और जैसा आप जानते हैं कि लॉ की शिक्षा में खास करके जी। लोगों को लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ कॉलेज उस प्रकार से शायद ट्रेनिंग नहीं देते हैं जो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आवश्यक होता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरी भूमिका वहां बन सकती है यूनिवर्सिटी के अलावा। तो इस उद्देश्य से जो है हमने काम शुरू किया 2001 में। जी, 2001 से सर ये 2020 चल रहा है और आप देखेंगे पिछले लगभग 19-20 साल में आपने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। कई सारे बच्चे जो इस टाइम पर जुडिशरी में होंगे या अपने अपने फील्ड में कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं जिनसे हम उनका भी सवाल जानना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, एक बार अपना सवाल बताइए प्लीज। हेलो। मुझे लगता है आप नेटवर्क एरिया में नहीं है। प्लीज नेटवर्क एरिया में आके हमें कॉल करें। नंबर है 40095595 और इस टाइम पर चस्का मंत्रा में हम बात कर रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें आज हमारे साथ मिस्टर आलोक कुमार रंजन है, डायरेक्टर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि 2001 से 2020 में काफी लंबा समय होता है और इसके बीच में आपने कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आईएएस के लिए भी पढ़ाया, जुडिशरी के लिए भी पढ़ाया, क्लैट एलएलबी एंट्रेंस के लिए भी पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मुझे बड़ा गर्व है कि आईएएस में हमारे एक स्टूडेंट ने, अपूर्वा दुबे, और फिर हाल में भी एक बच्चे ने जो है हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया पूरे लॉ सब्जेक्ट में पूरे भारत में। तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि जो है बहुत अच्छा उन्होंने किया और बहुत अच्छा उन्होंने हमें रिजल्ट दिया। जहां तक जुडिशरी का सवाल है, तो जुडिशरी का जहां तक सवाल है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगहों पर हमारे बच्चे जो है फर्स्ट रैंक लेकर के आए, जिसका एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट को बड़ा गर्व है। और शायद ये वो तकनीक है, वो तरकीब है जो हमारे शिक्षकों ने बच्चों को सिखाया, जिसके कारण इस प्रकार का रिजल्ट आ रहा है। तो अक्रॉस इंडिया वी हैव गॉट मेनी सिलेक्शंस, सो वी आर प्राउड ऑफ इट। जी सर, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ है जिनसे हम उनका सवाल जानना चाहेंगे। हेलो हेलो, प्लीज सवाल बताइए। मेरा सवाल है मैम, आपकी इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने की क्या फीस होगी, क्या क्लास टाइमिंग होगी? इस बात की जानकारी जो है आपको संस्था से मिल जाएगी। मैं भी बता देता हूं, आप संस्था पे कॉल कर सकते हैं उसके लिए। 8800660301 उसका नंबर है और आप देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट। बट अभी एमपी जुडिशरी की जो हम लोग तैयारी शुरू करा रहे हैं, जो एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं, उसकी फीस 15,000 रुपए है और ये तकरीबन जो है 50 दिन का कोर्स है, जिसमें आपको हम लोग पढ़ा भी रहे हैं और उसमें टेस्ट सीरीज इत्यादि भी दे रहे हैं विद एक्सप्लेनेशंस। तो वो चीजें तो है ही और उसकी क्लास 12 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। जी। टाइमिंग क्या है क्लास की? इंस्टॉलमेंट में फिर पे कर सकते हैं? क्लास की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट होती है क्लास। पहले लॉ की है, फिर जीएसजी की इत्यादि की भी क्लास है उसमें। तो क्लास है वो 4 घंटे की तकरीबन, तो उसमें आप कर सकते हैं और वो 50 दिन का लगभग कोर्स है। जी। इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं? इंस्टॉलमेंट्स के लिए पूछ ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि फीस बहुत कम है। बट आप संस्था में इसके लिए बात करेंगे, वो लोग आपकी मदद करेंगे। जी,
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। यहाँ पर ग्वालियर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 40095595 पर। सर, जैसे कि आपने बताया कि कई सारे सिलेक्शंस हैं जो आपने लिए हैं, सो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई ऐसी ट्रिक्स हैं जो आप शेयर करते हैं लॉ को पढ़ाने और समझाने के लिए जो और बच्चों को आसान लगे? बिल्कुल, ये सभी बच्चों को बताना चाहेंगे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। उनको लॉ की पढ़ाई में सबसे पहला चीज ध्यान रखना होगा कि लॉ इज ए कॉडिफाइड कॉमन सेंस। तो ये एक सामान्य बुद्धि का विषय है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं बहुत साधारण कि देखिए, एक मानवीय प्रतिक्रिया होती है। कोई आपको यदि किसी प्रकार का आप पर प्रहार करता है तो सीधी सी बात है या ऑब्वियस बात है कि आप उसका प्रतिकार करोगे या आप अपना जो है बचाव करोगे। अब इसको हम आईपीसी में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। यदि आप सामान्य बुद्धि से विषय को पढ़ेंगे, अब हर सब्जेक्ट्स का मैं बताऊं, आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जुडिशियल सर्विसेज से आईएएस के प्रिपरेशन में हमारे बेयर एक्ट का रोल बड़ा होता है। अब बेयर एक्ट को पढ़ने में बच्चे बहुत परेशान होते हैं और मैं आपको बहुत आसान तरीका उसका बताता हूं। Every Bear Act has a head and a tail. So if you can pick up the skeleton of whole Bear Act, आपने यदि उसको पकड़ लिया तो आपको लगेगा कि ये बहुत साधारण है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे आप सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसको सीपीसी कहते हैं, पढ़ते हैं। अब उसमें ऑर्डर 1 to 20 यदि आप देखें तो ऑर्डर 1 to 20 में हाउ द ट्रायल प्रोसेस गोज, उस बात की व्याख्या यदि कोई बच्चा ये समझ ले तो उसके लिए बहुत साधारण है ऑर्डर को याद करना, लेकिन नहीं समझेगा तो बहुत मुश्किल है, वो फिर उसको रटेगा। जैसे मैं ऐसे ही एक उदाहरण दूं, संविदा अधिनियम में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870, तो आप सेक्शन 2 में जाएंगे। सेक्शन 2 में आपने कई सारे डेफिनेशंस लिखे, ए से लेकर के कई सारे आपने लिखे हैं उसमें। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले उसमें ऑफर आता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, उसके बाद प्रॉमिस आता है, उसके बाद ये बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। जस्ट योर टास्क इज टू पिक अप दैट। आप यदि उस चीज को पकड़ लें, आपको कोई ये बता दे कि देखो ये तो तकनीक में लिखा है, इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है, आपको यदि ये बात बता दिया जाए तो आपको चीजें बहुत सरल लगेगी। लेकिन यदि आप इन जानकारियों के बिना पढ़ोगे तो बहुत समस्या आएगी। जी, यहाँ पर सर आपने बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हमें बताई। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना के टाइम पर बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये कितना फ्रूटफुल है? आपके क्या विचार हैं इस पर? क्योंकि आज तक हमने जो भी पढ़ाई की है वो ऑफलाइन ही की है, कॉलेज जाकर की है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर जाकर की है, लेकिन आज सारी पढ़ाई ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। सो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, नई परिस्थिति में आपको नए प्रयोग तो करने पड़ेंगे। तो ये एक नया सिचुएशन है, इसमें एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है और सभी शिक्षक कर रहे हैं। मुझे लगता है मैंने भी कभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, बट आई हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस मे एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी नाइस। थोड़ा सा एफर्ट टीचर को ज्यादा लगता है, टीचर का एफर्ट थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज टीचर हैज टू प्रोड्यूस द थिंग्स इन सच ए वे कि स्टूडेंट्स बिल्कुल इंटेंगल्ड हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। क्योंकि स्टूडेंट के पार्ट पे ये समस्या थोड़ी होगी, उनमें डिस्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि वो बिल्कुल घर में बैठे हैं, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। हालांकि हम लोगों के बच्चे बड़े होते हैं, बट क्लैट के बच्चे, एलएलबी के बच्चे छोटे भी होते हैं, तो ये समस्या थोड़ी आती है। उसके लिए मैं बच्चों से खास करके कहना चाहूंगा कि जब भी वो पढ़ें ऑनलाइन क्लास में तो एक नोटबुक और एक कलम जरूर साथ रखें और जो शिक्षक कहता है उसको नोट डाउन करें। अभी यदि मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मैंने देखा है, उसमें जनरली बच्चे नोटिंग नहीं करते हैं, वो अपनी कॉपी पे चीजें नहीं लिखते हैं और उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है। और टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसे पढ़ाएं कि बच्चे इनग्रॉस्ड हों। अब देखो, कम्यूटिंग का टाइम बच गया, आपको आने जाने का समय बच गया, इंस्टीट्यूट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गई, तो ये बहुत सारी जो सुविधाएं हैं आपको वो भी मिल रही, प्लस भी हैं माइनस भी है। सर यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ है जिनसे हम उनका भी सवाल जानना चाहेंगे। हेलो हेलो, यस मैम। एक बार सवाल बताएं। हेलो हेलो, यस मैम। सवाल बताएं सर अपना। सर मैं हिंदी माध्यम विद्यार्थी हूँ, मुझे जानकारी लेनी है कि कैसे तैयारी की जाए हिंदी माध्यम एमपी के लिए। जो मेरा माध्यम हिंदी है, मैं शुरू से ही हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ। जी जी जी, बताएं सर। प्री और मैं प्री के लिए क्या क्या पढ़ाया जाएगा? जी, नहीं, प्री के लिए जब आप सिलेबस देखते, सबसे पहले तो जब भी आप तैयारी करें
तो तैयारी जब भी करें तो सबसे पहले आप तैयारी अंत से शुरू करें। कहने का मतलब है कि आप प्रश्न पत्र से तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले जब आप प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट वाइज जो है आपके एमपी जुडिशियल सर्विसेज के सिलेबस में एक ब्रेकअप दिया हुआ है कि साहब हम सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी से 15-15 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 नंबर के पूछेंगे, वो आप देख लेंगे ब्रेकअप। तो आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का, उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर का, उसके बाद आता है टीपीएस 7 नंबर का है, उसके बाद आता है स्पेसिफिक रिलीफ 6 मार्क्स का है, निगोशिएबल 5 मार्क्स का है, लिमिटेशन 4 मार्क्स का है। तो आप एक ये बना लो अपना कि साहब इसके अनुसार हम इन विषयों को समय देंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आप प्रश्नों को देखोगे तो ज्यादातर प्रश्न एमपी जुडिशरी में जो हैं वो तथ्यात्मक हैं, विश्लेषणात्मक नहीं हैं। वो आर्टिकल बेस्ड हैं, सेक्शन बेस्ड हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं या केस बेस्ड हैं। तो आपको बहुत फ्लैट चीजें पढ़नी है, हॉरिजॉन्टल स्टडीज रिक्वायर्ड। तो आपको बेयर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस निकाल लेने। कैसे निकालोगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप? तो आप किसी भी पेपर का जो भी आपने पढ़ना है, जैसे सीआरपीसी पढ़ना है तो सीआरपीसी के 5 साल के सवाल के आप एक सादे पेज पर प्रश्न लिख लें, सिर्फ उससे रिलेटेड सेक्शन, सारे क्वेश्चन ना लिखें, आपका समय जाया होगा। आपने क्या किया, आपने 2010 का, 15 का, 17 का, 18 का एक क्वेश्चन नंबर लिख लिया और उसके साथ आपने वो लिख लिया कि साहब किस सेक्शन से, किस चीज से ये प्रश्न आया है। इज दिस ऑल राइट? तो ये आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम के लिए, इस परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और वो पता करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज स्टडी आपकी बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज आप क्या करेंगे कि आप एक विषय को लें तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। जैसे अभी से मैं मान के चलूं कि 1.5 महीने का समय है, यदि 50 दिन का समय है तो आप नंबर के अनुसार उसको डेज दें। जैसे 15 मार्क्स का 150 में, तो 50 दिन में आप उसको 5 दिन देंगे। तो इस प्रकार से आप एक डिसिप्लिन रूटीन बनाएं, क्योंकि आप एक विषय में लगे रहेंगे तो नहीं होगा। और बहुत गहरी पढ़ाई भी नहीं करनी है, आपको सतही पढ़ाई करनी है। और प्रीवियस क्वेश्चंस खूब सॉल्व करो। जितने भी आज तक बच्चे एग्जाम टॉप करते हैं, दे आर ऑल मास्टर्स इन सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सिलेबस को देख करके, प्रश्न पत्र को देख करके इंपॉर्टेंट एरिया निकालो। कैसे निकालोगे वो मैंने बता दिया कि आप 5 साल के सवाल एक एक सब्जेक्ट के देखते जाओ, सिर्फ उससे रिलेटेड सेक्शन, केसेस, ऑर्डर जो भी पूछा है एक सादे पेज पे लिख लो। आपके पास एक खाका सा आ गया कि ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें यही पढ़ना है। तो उससे आपको बहुत मदद मिलेगा। और तीसरी बात मैंने बहुत अच्छी बोली आपको कि आप डिसिप्लिन्ड रूटीन स्टडी करेंगे। 5 दिन में सीआरपीसी खत्म होना है तो 5 दिन में ही होना है। दिस इज द की टू प्रिलिमिनरी। जी, थैंक यू सो मच सर। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी और अपने कॉलर्स को हमारे इतनी सारी नॉलेज मिली। यहाँ पर ग्वालियर, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 40095595 पर। सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से तैयारी की जाती है, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो 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 हेलो, एक बार सवाल बताइए प्लीज अपना। हेलो सवाल बताइए मैम अपना। मैम, मैम अभी मतलब लाइव हूँ मैं। आलोक सर को हम लोग सुन पाएंगे? जी जी बताइए। मैम, एक तो मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। और सर की मैम मैं बहुत 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 ज्यादा फैन हूँ। और मेरे साथ मैम अभी एक स्कूल फ्लो इंस्टीट्यूट से कम 500 से ज्यादा बच्चे हैं जो सर को सुनने के लिए, जब से आपने एडवर्टाइजमेंट किया है वो बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे इस चीज का। और मैम, मुझे अभी बच्चों के कॉल्स आए हैं कि वो हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, सर का शो ना ही प्रॉपरली देख पा रहे हैं। जी जी जी। तो कोई भी अगर आपकी तरफ से मैम कुछ अगर हिंड्रेंस आ रहा है तो प्लीज मेक इट क्लियर एज सून एज पॉसिबल। जी, आप एक काम कीजिए, हमारे रेडियो चस्का के फेसबुक पेज पर जाइए, रेडियो चस्का 95 FM। मैम, फेसबुक पेज ही ज्वाइन किया है, बट जी। 1 मिनट के बाद मैम हाँ। वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। दोबारा से स्टार्ट कर दिया, एक बार फिर से कंटिन्यू करके देखिए, आप लोग देख And, पाएंगे। मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या एक बार जाकर फेसबुक पर जाकर दोबारा लॉग इन कीजिए, आपको दिख जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। यहाँ पर मुझे लगता है ग्वालियर नहीं, दिल्ली से भी कई सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राज होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते होंगे और बहुत अच्छी आपकी टेक्निक्स होंगी। और ऐसे ही कई सारे सवाल हमारे मन में भी हैं जो मैंने आपसे ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में पूछा, प्री के बारे में यहाँ पर लोग पूछ रहे थे। तो मैं यहाँ पर मेन्स के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, क्या टिप्स देते हैं आज आप जजमेंट राइटिंग के लिए?
जजमेंट राइटिंग जो है एक, जैसे आपके एमपी जुडिशरी में सिविल और क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग पे सवाल आते हैं 40-40 मार्क्स के। जजमेंट राइटिंग का एक बेसिक फॉर्मेट होता है जिसमें आप, जैसे आप सीपीसी पढ़ते हैं, जानते हैं, मैं तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करूं तो ऑर्डर 20 के रूल 4 के सब रूल में आप पढ़ेंगे 1 और 2 है, उसमें जजमेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए लिखी है। मोटी बात उसमें यही लिखी है कि आपने फैक्ट्स को लिखना है, उसके बाद इशूज लिखने हैं, उसके बाद डिसीजन लिखना है, उसके बाद रीजन लिखना है। बट ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया कि आप फैक्ट्स लिख दोगे, इशू लिख दोगे, डिसीजन लिख दोगे, रीजन लिख दोगे, लेकिन फैक्ट्स को कितना लिखना है, कौन सा फैक्ट लिखना है, तो मटेरियल फैक्ट ही लिखना है उसमें। और जहां तक इशू का सवाल है, विद्यार्थी जब तक विषय का अच्छा अध्ययन नहीं किया होगा वो इशूज ढंग से फ्रेम नहीं कर पाएगा। इशू फ्रेमिंग इज एन आर्ट कि क्या इस फैक्ट में, इस फैक्चुअल मैट्रिक्स में कितने सारे मैट्रिक्स ऑफ इशूज है, कितने सारे इशू जिससे उभर के आ रहे हैं। तो उस बात का आकलन करने के लिए विद्यार्थी को विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसे सीआरपीसी में सवाल आते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड होगा, तो क्रिमिनल लॉ को उसका अच्छा ज्ञान। जजमेंट राइटिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट अफेयर, ऐसा नहीं है को बिल्कुल स्वतंत्र है, वो आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजरल लॉ के पूरी जानकारी से संबंधित है। जजमेंट राइटिंग उसका एक कल्मिनेशन है। मुझे याद है एक बच्चे ने मुझे एक बार सलाह दी कि हायर जुडिशरी में सिर्फ जजमेंट राइटिंग आती है तो हम लोग इसकी 10 क्लास लेकर के हायर जुडिशरी कोचिंग करा देंगे। मैंने कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आप आईपीसी नहीं पढ़ोगे, सीआरपीसी नहीं पढ़ोगे, आप क्रिमिनल जजमेंट नहीं लिख पाओगे। तो मैंने कहा फैक्ट्स पहले लिखने हैं, फैक्ट्स को भी ऐसे लिखने हैं जो बिल्कुल विजिबल हों, क्लियर हों, क्योंकि आप एग्जामिनी के तौर पे लिखेंगे। हर फैक्ट सेपरेट ढंग से लिखें, इशूज ढंग से लिखें। देन डिसीजन और रीजन, डिसीजन और रीजन में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने लॉ पॉइंट भी सही रेज किए हैं और आपने उसके सपोर्ट में रीजनिंग और केसेस भी सही लिखे हैं। केसेस नहीं याद है तो कोई समस्या नहीं है, बट रीजनिंग शुड बी वेरी सॉलिड एंड साउंड। और उसमें एविडेंस का बड़ा रोल आता है, क्योंकि एविडेंस के बेसिस पर ही आप रीजनिंग बनाओगे। एविडेंस नहीं होगा तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो हम लोग लॉ में पढ़ते हैं ना, वो आपको ज्ञात होना चाहिए। मर्डर प्रूव कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, यदि प्रॉपर्टी में टाइटल प्रूव करना है तो क्या क्या बातें साबित करनी पड़ेगी। तो थोड़ा उसमें प्रोसीजरल लॉ का ज्ञान आपको चाहिए। फैक्ट, इशू, डिसीजन, रीजन, और इसी फॉर्मेट को आप क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में, दोनों में लगा सकते हैं लगभग। जी, सो यहाँ पे आपने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि आखिर जजमेंट राइटिंग होती कैसे है। यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी लैंग्वेज के बारे में कि पेपर इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए अलग अलग होता है, तो क्या आप कोई स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करते हैं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए? हम लोग यहाँ इंग्लिश की क्लासेस तो होती है और हम लोग अनुवाद भी पढ़ाते हैं। जैसे आपके सिलेबस में प्रेसी राइटिंग भी है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश भी है, तो हम लोग उसकी भी क्लासेस लेते हैं। जी जी, यहाँ पर सर कई सारे सवाल मेरे मन में भी हैं, जैसे कि आपने बताया कि जजमेंट राइटिंग कैसे होती है, प्री के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने बताया कि इंग्लिश के लिए भी आप अलग से क्लासेस लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसकी आप तैयारी कैसे करवाते हैं? नहीं, अलग अलग स्टेट्स में कुछ चीजें अलग अलग होती है जो उनकी लोकल है, अन्यथा सीआरपीसी, सीपीसी, आपको पता है संविधान में हमारी एक समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट। तो सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, टीपी सभी उसी में आते हैं। ये हमारे पूरे भारत में सीआरपीसी एक ही चलता है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर। जैसे यूपी में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन हमने खत्म कर दिया, अब फिर से आ गया है। तो ऐसी कई चीजें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट हो सकती है, बट सीआरपीसी पूरी पढ़नी है। तो लगभग आप देखोगे डिफरेंट जुडिशियल सर्विसेज का यदि सिलेबस, तो आपको 80% चीजें सेम मिलेगी हर जगह। हाँ, लोकल लॉ कुछ डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपके यहाँ हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है, कंप्यूटर भी पूछा जाता है, तो प्रेसी राइटिंग भी पूछी जाती है, तो ऐसी भिन्नताएं आपको मिलेगी, बट इट इज नॉट ए मेजर डिफरेंस, आई टेल यू। और जहां तक लोकल लॉ का सवाल है, लोकल लॉ बेसिकली एक फैक्चुअल लॉ है, उसमें ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं होता और बहुत एनालिटिकल पेपर नहीं होता। हालांकि एनालिसिस हर जगह की जा सकती है, बट पेपर का जो मूल स्वभाव है, जो बेसिक कैरेक्टर है, वो इंफॉर्मेशन है। तो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना बेयर एक्ट से बहुत सरल होता है। जो बच्चा 80% सिलेबस अच्छे से पढ़ लेता है वो लोकल लॉ भी कर लेता है। तो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं। यदि आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो आप एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान,
पंजाब, दिल्ली, हरियाणा कुछ भी एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर होता है। जैसे कि मैं बताऊं, एमपी एग्जाम में आपके छोटे छोटे सवाल आते हैं, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स, ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन हर एग्जाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी मूलभूत, तो आपको संसार से अपने आंसर्स को ढालना होगा। बट जहां तक सब्जेक्ट का सवाल है, वो हर जगह सब्जेक्ट लगभग वही है, 80%। जी। सो यहाँ पर सर आपने जो बताया कि प्री का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, मेंस का अलग है, तो इन दोनों की जब आप प्रिपरेशन करवाते हैं तो एक ही साथ चलती है या फिर उसके लिए अलग अलग क्लासेस रहती हैं? नहीं, प्री और मेंस की जो हम लोग तैयारी है ना, वो एक ही साथ कराते हैं। प्री और मेंस की तैयारी एक ही साथ कराते हैं, हम लोग अलग अलग उसकी तैयारी नहीं कराते। इसका मूल कारण है कि प्री और मेंस में एक ही सब्जेक्ट पूछा जाता है और सब्जेक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही है दोनों में, तो अलग अलग तैयारी कराने का बस अंतर इतना है कि प्री में आपने उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मेंस में उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेंस में थोड़े आपको साइनॉप्सिस बनाने पड़ेंगे, थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट प्री में वही चीज आपको नहीं करना होगा, लेकिन विषय तो एक ही होता है। तो सीआरपीसी को आप अलग अलग पढ़ाओगे प्री के लिए, मेंस के लिए, तो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा। पढ़ा सकते हैं आप, हम लोग वो तकनीक फॉलो नहीं करते, हम लोग एक ही साथ पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स भी फाउंडेशन कोर्स होता है। लेकिन अभी जो हम लोग एमपी जुडिशरी की तैयारी करा रहे हैं, ये क्रैश कोर्स करा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए पढ़ा रहे हैं। ओके जी। यहाँ पर सर टेस्ट सीरीज की बात करी, बिकॉज आपने जैसे थोड़ी देर पहले ही बोला कि जितने भी पुराने क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बहुत सॉल्व करना जरूरी है और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आप क्या कंडक्ट करवाते हैं? उसके लिए हम लोग हर सब्जेक्ट का टेस्ट कराते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनते हैं हमारे यहाँ। उसमें हम अद्यतन प्रश्न देते हैं हर एग्जाम के। अब हर एग्जाम का अलग अलग पेपर होता है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं और विषयवार भी चलाते हैं, और फिर एक पूरा समेकित भी पेपर लेते हैं, एक कंबाइंड पेपर भी लेते हैं। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगातार सालों भर हमारे यहाँ चलती रहती है। जी सर, बात करें अगर इंटरव्यू की, अगर कोई प्री और मेंस क्लियर कर लेता है तो इंटरव्यू के लिए कोई मॉक टेस्ट वगैरह आप क्या होते हैं या फिर कुछ ऐसी तैयारी आप करवाते हैं जो इंटरव्यू में बच्चों को हेल्प करे? बिल्कुल, हम लोग इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराते हैं, मॉक टेस्ट भी होता है उसमें, और इंटरव्यू की क्लासेस भी ली जाती है। जी। सो वो भी ऑनलाइन अभी मिल जाएगी अगर कोई बच्चा आपके साथ तैयारी करता है और अपना प्री और मेंस क्लियर करता है तो? ऑनलाइन भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिक बात है कि इंटरव्यू के लिए उसको तो फिर वो बैठ करके जब तक सामने इंटरव्यू नहीं देगा तो वो उसको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो एक समस्या रह जाएगी। जी जी। तो एक कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप इंटरव्यू एक फेस कर रहे हैं तो, आपके हिसाब से? बिल्कुल जी। सर, यहाँ पे एमपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपने बताया कि उसके लिए आप प्रीलिम्स की और नई क्लासेस स्टार्ट करें, तो उसकी क्या डेट है, कब से कर सकते हैं और कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग 12 अक्टूबर से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारी योजना जो है वो 12 अक्टूबर से क्लास शुरू करने की है। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो वो एक क्लास में बैठ करके देख भी सकता है, जिसको बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो किस प्रकार से पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो पहली क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो उनको थोड़ी जानकारी भी हो जाएगी कैसे पढ़ाते हैं संस्था में, क्या करते हैं इसके लिए। तो बच्चा क्लास कर सकता है और 12 अक्टूबर से हम लोग क्लास कर रहे हैं और तकरीबन ये 50 डेज का क्लास होगा। तो उसमें हम लोग जो है सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे और फिर टेस्ट भी लेंगे और डेली 4 से 5 घंटे की उसमें क्लास भी है। जी। तो यहाँ पर अगर ग्वालियर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 4009595 पर। सर, मैं पूछना चाहूंगी कोई ऐसी स्पेशल टिप्स हैं जो रिवीजन के लिए जो होती हैं वो काम आए, क्योंकि बच्चों पढ़ते तो सब हैं लेकिन याद नहीं रहता। अक्सर ऐसा होता है कि हमने बहुत, क्योंकि लॉ में इतने सारे सेक्शंस हैं, इतने सारे आर्टिकल हैं, तो उन्हें याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो किस तरह से वो रिविजन किया जा सकता है? नहीं, देखिए, हर चीज को याद करने के लिए आपको पहले उस विषय को समझना होगा। यदि आप समझ लोगे, मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती जी। उसका कारण है मुझसे आप कई सारी, जैसे मैं आपको बहुत सारी अनोखी बातें बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि सेक्शन 23 में 6 बातें लिखी है, 2 3 जा 6 होता है। आप कहेंगे हाँ जी लिखिए, वो 6 बातें कौन सी आप देख सकते हो। और मैं फिर कहूं आपसे 2 3 जा 6 है और 2 + 3 5 है, इसमें 6 + 5 11 इलस्ट्रेशंस हैं। आप जाके घर पे देखना, यही है। 225 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में 2 + 5 है, 7 इलस्ट्रेशंस है, उसमें 7 थिंग्स लिखी हुई है। अब देखो, पढ़ने की आपको नायाब तरकीब बनानी पड़ेगी। आप कोई भी विषय को उठा लो, जो भी कठिन है। बच्चे मुझसे कहते रहते हैं सीपीसी बहुत कठिन है, तो मैंने सीपीसी का एक लेक्चर यूट्यूब पर फ्री में अपलोड किया है। सीपीसी का, सीआरपीसी का, आईपीसी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी एविडेंस का भी किया है मैंने, कैसे पढ़ना है।
तो वो बच्चा यदि उस तकनीक को समझ ले, और ये फ्रीली अवेलेबल है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर, कोई भी इसको वॉच कर सकता है। मैं आपको ब्रीफली उसके बारे में बताऊं कि उस सभी में यही प्रयास है कि सब्जेक्ट का स्केलेटन हेड टू टो कैसे बताना है मुझे किसी को, भी कैसे ये सब्जेक्ट बुना गया, हाउ द सब्जेक्ट हैज बीन वोवन इन एंटायर एक्ट। यदि वो कोई भी समझ सकता है, समझ जाता है, तो उसको वो चीज याद हो जाएगी। आप थोड़ा मोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा, एंड रिपीटेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। थोड़ी ट्रिक टेक्निक बनानी पड़ेगी, वो तो थोड़ा कर, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 को देखो आप, तो ऑफर पहले आता है, तो 2A में ऑफर आएगा, 2B में एक्सेप्टेंस आएगा। ऑफर के बाद ही तो एक्सेप्टेंस करोगे आप, एक्सेप्टेंस पहले तो हो नहीं सकता, और ऑफर एक्सेप्ट होगा तभी वो प्रॉमिस बनेगा। तो 2C में वो आया, और प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज 0, और 2D में कंसिडरेशन आया, और 2E में वो एग्रीमेंट बन गया। जो लोग लॉ पढ़े हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक उसमें पैटर्न बनाया गया है। आपने कभी ध्यान दिया कि सीपीसी सीआरपीसी के बेयर एक्ट में जो भी शब्द हमने सेक्शन 2 में लिखे, वो हमने अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा है। आप देखिएगा ध्यान से, एक तकनीक है याद करने का। आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, जो नहीं, जो तकनीक सीखना चाहता है उसके लिए बहुत उपाय। आप जाओ हमारे YouTube चैनल पर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के, आप उसको ज्वाइन करो। आपको सीआरपीसी सीपीसी एविडेंस का फ्री लेक्चर है, वहां पर 2-2 लेक्चर होगा। एविडेंस का तो एक ही है, बट सीआरपीसी सीपीसी के 2-2 लेक्चर होंगे। आप उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट्स कैसे याद। आपकी जो ये भ्रांति है ना कि मुझे याद नहीं होता, ये समाप्त हो जाएगी। और जब आप इतने बड़े विषय याद कर लेंगे तो छोटे विषयों में तो समस्या रहेगी नहीं। जी 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 सर, आपने बहुत ही आसानी से इसे समझाया कि किस तरह से आखिर आपको समझना है, सुनना है, याद करना है। साथ ही साथ गोल्डर, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 40095595 पर। चस्का मंत्रा में आज हमारे साथ मिस्टर आलोक कुमार रंजन है, डायरेक्टर एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ है जिनसे हम उनका सवाल जानना चाहेंगे। हेलो हेलो हेलो, प्लीज एक बार अपना सवाल बताएं। नमस्ते मैम, मैं नीरज बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैम, मेरा LLB अभी कंप्लीट हुआ है इसी ईयर, और मैं अपने स्टेट पे फोकस करूँ या अदर स्टेट पे भी फोकस कर सकता हूँ? मुझे क्या फोकस करना चाहिए? और एग्जाम के पर्पज से डायरेक्ट फोकस करूँ या बुक्स? जी 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 नहीं, ऐसा है कि आपने दिल्ली से पढ़ाई करी है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो ऑब्वियस है आपका प्रेफरेंस दिल्ली का एग्जाम होगा। बट आप दिल्ली के बारे में जानते हैं कि सीटें कम आएंगी, और दिल्ली में सभी लोग एग्जाम देना चाहते हैं क्योंकि वो देश की राजधानी है, सभी प्रांतों के लोग वहां परीक्षा देने आते हैं, तो एग्जाम थोड़ा टफ भी हो जाता है। और दिल्ली का एग्जाम अप्लाइड एग्जाम होता है, आपको पता होगा। थोड़ा उसमें क्वेश्चंस जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आते हैं। उसके बनिस्पत आप यदि यूपी का एग्जाम देखो तो उसमें इतने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा आसान भी हो जाता है, और सीटें भी ज्यादा रहती है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही है। तो आपको दिल्ली जैसा और जो एग्जाम है, जैसे मैंने कहा यूपी 2, हरियाणा 2, आप इस तरह के भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सिर्फ दिल्ली पे कंसंट्रेट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आपका वहां सिलेक्शन हो ना हो, सीटें कम है, बहुत सारी बातें हैं, छोटा सा प्रदेश है, तो आप ऐसे चांसेस नहीं ले सकते। इसलिए मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप और राज्यों की भी तैयारी करो। थैंक यू सर। जी जी जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर। कई सारी चीजें आपने हमें समझाई हैं। एक सवाल जो सबसे ज्यादा रहता है कि बच्चे जब बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो डीमोटिवेट होते हैं। तो उस विषय पर भी बात करेंगे। इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है जिनसे हम उनका सवाल लेना चाहेंगे। हेलो हेलो कौन बात करें? प्लीज अपना सवाल बताएं। मैम, मैं अदिति बोल रही हूँ दिल्ली से। जी, सवाल बताइए। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी बिहार की भी नोटिफिकेशन आई है और MP की भी, तो मैम दोनों स्टेट की, अगर कोई बच्चा दोनों स्टेट में एग्जाम देना चाहता है तो वो कैसे दोनों स्टेट के भी एक साथ प्रिपेयर कर सकता है? अदिति, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि ऐसा सवाल बहुत लोगों के मन में होगा अभी, इसलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी ये समस्या फेस कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से समझो तो आपको बिहार और MP दोनों के सिलेबस में बहुत सारी चीजें कॉमन मिल जाएंगी। तो उन कॉमन विषयों को तो आप दोनों एग्जाम के हिसाब से पढ़ो। आप MP के भी क्वेश्चंस देखो उस विषयों के, और बिहार के भी देखो। तो कंबाइंड और कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। और मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई भी एग्जाम छोड़ो,
कोई भी एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एग्जाम हैबिट होती है, जैसे लॉ हैबिट की बात करता है ना लैथम ब्राउन, वैसे ही आप समझो कि एक एग्जाम हैबिट होती है। तो एग्जाम हैबिट बनाओ, इसके लिए दोनों एग्जाम दो। अब जो बिहार में अन्य विषय हैं उनके लिए आप अलग से तैयारी करो। मुझे तो कमी लगता है ऐसा एमपी में ही अन्य विषय होंगे, क्योंकि एमपी में लोकल लॉ है, थोड़ा कंप्यूटर है, तो बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं। बेयर एक्ट पर पढ़ लोगे, बेयर एक्ट आप ध्यान से, लोकल लॉ का तो मुझे लगता है आप पूरी चीजें कर लोगे बहुत अच्छे से। और कंप्यूटर में भी बहुत बेसिक सवाल हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम दिसंबर के आसपास होने की उम्मीद है, तो आप कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज और पता करनी थी जी। सर, जैसे हमारे यहाँ पे मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो क्या एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट कोई टेस्ट सीरीज वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं सर? जी बिल्कुल, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज कराता है। बिहार का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, एमपी की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में सालों भर टेस्ट सीरीज चलती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर ग्वालियर, अगर आपके मन में भी सवाल है या आप हमें फेसबुक के माध्यम से लाइव देख रहे हैं तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 40095595 पर। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो हेलो, प्लीज नेटवर्क एरिया में आके हमें कॉल करें ताकि हम आपके सही सवालों के सही जवाब दे सकें। और सर यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि जब बच्चा बहुत टाइम से तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है। उसको लगता है कि प्री निकल गया पर मेंस नहीं निकला, और अगर प्री और मेंस दोनों क्लियर हो गए तो फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ और उसमें पूरा एक साल खराब होता है। तो इन सब चीजों के बाद जब हम डीमोटिवेट होने लगते हैं तब आप उनको मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहली बात, बहुत साधारण चीज है कि आपकी तैयारी कभी बर्बाद नहीं जाती। लेवर नेवर गोज इन वैन। यदि आपने तैयारी की है सच्चे मन से और आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको ये अधिवक्ता बनने में, वकालत करने में, अन्य कोई काम करने में बहुत मदद करेगा। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचे कि हमने तैयारी की और हमारा एग्जाम नहीं निकला तो हमारी ये तैयारी वेस्ट गई। वो एक नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोच रखें कि आपने लॉ पढ़ा, ढंग से पढ़ा एग्जाम के लिए। आपको ये कहीं ना कहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो यदि जुडिशरी नहीं निकाल पाए हैं तो वो एयरवेज कंपनी में या कॉरपोरेट फर्म्स में या कई सारे बैंक्स में, कई सारे पीएसयूज में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं। और जो लॉ को अच्छे से समझता है उसके पास बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे उनके पास कैरियर के अपॉर्चुनिटीज हैं। आजकल लॉ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो पहले तो ये निगेटिव सोच को बदलना है। दूसरी बात कि यदि आपने प्री निकाला है तो आपको खुश होना चाहिए कि यू आर इनटू दैट 10% कैटेगरी हु हैव सक्सीडेड इन प्री एग्जाम। आप ये मत सोचो कि हम मेंस नहीं निकाल पाए। यदि मेंस नहीं निकलता है तो भी आप ये सोचो कि 10% में तो आए हो, फिर दूसरी बार देंगे मेंस भी निकलेगा। मेंस के लिए थोड़ी सी आपको एक तकनीक बनानी पड़ेगी। वो आपको पहले भी आपने सवाल पूछा मुझसे, तो आपको मेंस की एक तकनीक बनानी पड़ेगी। और तकनीक यही है कि भाई आप प्रश्नों के उत्तर, हर विषय में 40-50 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते, किसी किसी में 20 ही होते हैं। आप उनका 2 पेज का एक आंसर रेडी करके पहले से रख लो। आप मेंस में फेल नहीं करोगे जनरली, मैं बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, मल्टी सोर्सिंग करने लगते हैं। ये भी किताब पढ़ लूं, इस जगह की कोचिंग की नोट्स ले लूं, वहां की ले लूं ना, सब साधे सब जाए, वो वाली बात हो जाती है। इसलिए आप एक चीज को साधो, एक मटेरियल पढ़ोगे, एक चीज पढ़ोगे, एक की सुनोगे तो शायद आप बहुत अच्छा करोगे। एक साधे सब सधे, तो वो वाली आप रणनीति अपनाओ। एक ही मटेरियल पढ़ो, 10 बार पढ़ो, रादर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। देयर यू विल नॉट बी एबल टू कंसोलिडेट एनीथिंग। तो आपको हार मिलेगा नहीं पहले तो, लेकिन कहीं मिल गया। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं, अच्छी अच्छी टीम हार जाती है, तो क्या वो खेलना छोड़ देते हैं? मैंने तो नहीं देखा। कल भी आपको पता होगा आईपीएल में कोई टीम हार गई, किंग्स 11 हार गई, तो क्या उन्होंने खेलना बंद कर दिया? वो हमेशा हारते हैं फिर भी खेल रहे हैं। इसे ही कहते हैं योद्धा। तो आपने ऐसा ही करना है। आपने ये नहीं सोचना ना हार के आगे ही जीत होती है। हमेशा इस बात को, बहुत बेसिक चीजें, लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आपने पढ़ा, आपने सीखा, आपने तैयारी की तो आपने बहुत अच्छा काम किया।
आप बहुत कुछ सीखे उससे, आप उस पॉजिटिव को लो। मेरा भी आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद मैं जुडिशरी की पढ़ाई करने लगा और जुडिशरी की जो है तैयारी करवाने लगा। यदि शायद मैं उस ढंग से ना पढ़ा होता तो शायद मैं आज एक अच्छा शिक्षक ना होता। जी, बहुत ही अच्छी बात सर आपने हमें बताई और आज हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। इवन ग्वालियर के बच्चों ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ कंप्लीट कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ फेसबुक पर हम लाइव हैं, इसके माध्यम से हमें कई सारे लोग देख रहे हैं। इवन आपके इंस्टीट्यूट के भी बच्चे यहाँ पर आपको देख रहे हैं और कई सारे सवाल आपके लिए आए और उनके आपने जवाब भी दिए। सो हम चाहेंगे कि ऐसे ही सर जब भी कहीं नोटिफिकेशन आता है और आप इतनी सारी नॉलेज देते हैं तो आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश के लिए और भी शहरों में और भी जगहों पर लोगों की हेल्प करें ताकि हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से कई सारे लोग जुडिशरी में जा सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ग्वालियर, थैंक यू ऑल इंडिया। सभी बच्चों को यही कहूंगा कि आप पॉजिटिव बने रहो, पॉजिटिव बने रहो। सफलता आज न कल आपको जरूर मिलेगी जी, एंड वी आर देयर फॉर योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच ग्वालियर। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ग्वालियर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन चस्का 95 FM।